नमस्कार, मैं हूं मनीष। द न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स के बारे में जिनका नाम आपने कई बार सुना होगा और कई लोग इन्हें जानते भी होंगे। ये ऐसे शख्स हैं कि कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ होती है करप्शन से रिलेटेड, तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं और एडमिशन से भी ये क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही कुछ बच्चों ने उनसे पंचायत सेक्रेटरी के रिलेटेड इश्यूज से बात करने की कोशिश की और उन्होंने उसी को लेके एक आरटीआई भी फाइल की। तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है और क्या ये है, इसमें इश्यूज है, तो उन्हीं से सीधे हम ओवर द कॉल बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है और उनका आरटीआई का रिप्लाई में क्या आया। तो आइए चलिए उन्हीं से सीधे बात करते हैं ओवर द कॉल। तो सर, जैसे कि आपको पता है कि पंचायत सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट में इश्यूज चल रहे हैं और कई कोचिंग सेंटर के जो टीचर्स हैं उनसे भी ये पता चला है कि कई सारे क्वेश्चंस थे जो कि रॉन्ग दिए गए थे। अब इस विषय में आपको क्या कहना है सर? क्या कहना, जैसे कि हमने आपका एक वीडियो भी देखा था जिसमें आपने कुछ कुछ समस्याएं बताई और अपने कुछ आरटीआई के बारे में भी बताया, तो हमें वो थोड़ा विस्तार से बताएंगे सर? देखो, मतलब मेरा जो मानना है कि ये जो एग्जाम है ना, ये कम्प्लीटली लाइक ये एज पर लॉ हुआ ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई भी ओएमआर शीट में अगर अपना कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क या नाम अगर लिखे, ठीक है, तो वो जो ओएमआर शीट है उसको क्या है कि जो एग्जाम के बाद उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैनिपुलेट इन सेंस कि देखो हमने क्या करा, मेरा जानता वाला है तो मैंने क्या करा, पूरा ओएमआर शीट को ब्लैंक रख के आ गया, ठीक है, और मेरा नाम लिख के आ गया। तो अगर ऐसा करके आऊँ तो क्या होगा, कोई जानता वाला मेरा जो है या कोई मेरा जो पैसा खिला के मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ओएमआर शीट में जो है मैं बाद में फिल करवा सकता हूँ। तो इस तरह का पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह का जब पॉसिबिलिटी होगा तो इस तरह एग्जाम को नल एंड वॉइड माना जाता है, जो लॉ के टर्म में इसको एक्चुअल एग्जाम माना ही नहीं जाता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम है ना। आप जॉब के लिए किसी को रिक्रूट कर रहे हो है, ऐसा कुछ है नहीं कि देखो आप कुछ भी कर रहे हो, मतलब कोई ऐसा यूनिवर्सिटी एग्जाम या कोई 10th या 12th क्लास का जो प्री बोर्ड एग्जाम, ऐसा कुछ है नहीं ना, है ना। कि जिसका इम्प्लीकेशन कम है। इसका क्या है कि फाइनल आप कोई जॉब के लिए कर रहे हो तो ये एग्जाम मतलब वॉइड है, लाइक इलीगल है ना। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि वो एग्जाम में क्या कर रहा है कि ये लोग ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है ना। तो नवंबर 2021 का रिजल्ट है, तो आज भी इतना दिन हो गया, ज्वाइनिंग अभी तक नहीं दे रहा और दे भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर कोई लाइक ज्वाइनिंग दे दिया तो अननेसेसरी लिटिगेशन हो जाएगा, समझ गए। तो लास्ट में क्या है कि देखो इस तरह लिटिगेशन में क्या होता है, कोर्ट दो तरह का इंक्वायरी करते हैं। एक तो सीबीआई इंक्वायरी करता है, जो इसमें इन्वॉल्व है उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है और जितना कैंडिडेट को ज्वाइन कर रहा है उसको सब नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया, जो भी स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व है, तो सब इसमें क्या होगा, लाइक इन्वॉल्व होगा। और इसमें ये भी पता चल जाए कि कोई अगर एग्जाम क्वेश्चन पेपर लीक वगैरह कराएगा तो सीबीआई इंक्वायरी में सब कुछ पता चल जाता है, तो आप कुछ छुपा नहीं सकते हो। तो डिले क्यों कर रहा है मुझे पता नहीं। तो ये भी हो सकता है कि डिले इसीलिए कर रहा है कि ये लोग चाहता है कि सीबीआई इंक्वायरी अगर हो तो ये लोग पकड़ा नहीं जाए, अगर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि डिले कर रहा है। सोचो अभी 1 साल या 2 साल बाद लोग अपॉइंटमेंट देते हैं आज का रिक्रूटमेंट का, और कोई घापला हुआ है, लाइक क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, तो वो 1 साल बाद या 2 साल पहले का चीज को इंक्वायरी करना सीबीआई के द्वारा भी बहुत लाइक एविडेंस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, एविडेंस को डिलीट किया जा सकता है, तो वही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इस तरह का चीज को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए भी डिले कर सकते हैं। तो डिले करने का मल्टीपल रीजन हो जाता है। तो मुझे पता नहीं कि एक्चुअल रीजन क्या है, लेकिन देयर इज समथिंग व्हिच इज फिशी, व्हिच इज नॉट क्लियर दैट व्हाट हैड एक्चुअली हैपेंड, है ना। तो हेलो। हाँ, हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, बताइए। हाँ, हेलो, आपका वीडियो शायद ऑफ हो चुका है। हाँ, तो मैं मुझे यही बोलना है कि लाइक देखो, और एक पॉइंट है, एक पॉइंट नहीं है सिर्फ, और एक पॉइंट है कि ये लोग क्या करते हैं, एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट को नहीं देता है। तो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि आप देखो सारे इंडिया में देखो, मैं आपको बता रहा हूँ पहले तो एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है। जैसे यूनियन नेशनल लेवल में यूपीएस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, स्टेट लेवल में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, बैंक का अलग रिक्रूटमेंट होता है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होता है। तो ये सारे क्या है कि रिक्रूटमेंट का टाइप्स है, ठीक है, मतलब कौन कौन रिक्रूटमेंट करता है, इसका अलग अलग बोर्ड वगैरह है।
तो ये लोग का क्या है कि एक सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है कि ये लोग लीकेज प्रूफ होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर लीक है, हुआ है कि नहीं है। तो अंडमान में क्या है कि ऐसा कोई भी सिस्टम इन प्लेस नहीं है ना, तो सिस्टम ही फ्रॉड सिस्टम है। तो इस तरह सिस्टम बना के ये लोग जबरदस्ती रिक्रूटमेंट करा के, जबरदस्ती अननेसेसरी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग करवा के, तो ये लोग कर रहा है और लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या करेगा बताओ। ऐसे करके स्टूडेंट, देखो इसमें मरता कौन है, मेन बात है इसमें मरता कौन है, जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा, है ना। तुम पढ़ लिख के भी तुमको कोई फायदा, अभी स्कूल तुम भेज रहे हो, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उसको मेरिट को तुम रिकॉग्नाइज ही नहीं करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन अगर रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, इसका पेरेंट्स क्या कर सकता है, कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। तो सर जैसे कि आपने इसमें हमने सुना है कि आपने वीडियो में कहा था कि आपने आरटीआई डाला था, हाँ तो आप इस रिक्रूटमेंट हमें आगे क्या देख सकते हैं, क्या नहीं ये नहीं, उनको नहीं पोस्ट देखो, दे? देखो मुझे मुझे बच्चों ने बताया कि इसमें ऐसा करके हुआ है करके, तो मैं बच्चों के साथ मिलकर, कुछ बच्चे मुझे फोन करके बताया ऐसा हुआ करके, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, इसलिए मैंने आरटीआई डाला था, क्योंकि बच्चों ने भी डाला था। तो जो आरटीआई डाला उसमें पॉइंट नंबर 17 में एडमिट कार्ड का, उसमें अच्छा से बताया गया है कि देखो कोई भी जो है एडमिट कार्ड ओएमआर शीट में, ठीक है, ओएमआर शीट में कोई भी अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क ना लिखे करके, इंग्लिश में अच्छा से बताया गया है, क्लियर है। जब एडमिट कार्ड का पॉइंट नंबर 17 में बताया हुआ है, तब आप कैसे कोई स्टूडेंट को फोर्स करते हो लिखने के लिए अपना रोल नंबर ओएमआर शीट में। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है ना। ये जो एग्जाम रिक्रूटमेंट कंडक्ट करा है, उसको सर्विस को डिसमिस कर देना चाहिए, मेरा हिसाब से सर्विस को डिसमिस कर देना चाहिए, और कंडक्ट करवाने जितना पैसा खर्चा हुआ सारे पैसा से लेना चाहिए, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग लगाना चाहिए, मतलब सारे परेशान करना चाहिए। इस तरह करेगा तभी जाके आगे का जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है वो फ्री एंड फेयर होगा, ना कि ऐसे ही चलते रहेगा। बिल्कुल। तो सर जैसे कि 100% जॉब रिजर्वेशन, एक लोकल जॉब फॉर आइलैंडर्स, एक मुद्दा अभी यहाँ पर चल रहा है अंडमान में। जी तो इस विषय में सर जैसा कई सारे बच्चे इसके लिए स्ट्राइक भी करे, बट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया है। और हमने देखा है कि कई सारे वेकेंट पोस्ट है और उसे भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं निकाल रही है। तो इस बारे में आपका क्या कहना होगा सर, कि एडमिनिस्ट्रेशन निकालना नहीं चाहती है, या फिर ऐसा क्या दबाव है, ऐसा क्या प्रेशर है कि वो इसे निकाल नहीं रहे हैं, या इसका एक सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं? नहीं, देखो इसका निकाल देखो, आईएएस ऑफिसर लोगों का हाथ में कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको अंडमान निकोबार का सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा। ये एक सेंट्रली गवर्न टेरिटोरी है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी का मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंप्लीट उसको कंट्रोल करता है, ये हमें पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसका है, बीजेपी का, मोदी गवर्नमेंट है ना। देखो एक कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर करके लिखा हुआ है कि कोई भी यूनियन टेरिटरी का गवर्न के लिए, पीसफुल और सिस्टमेटिक वे में गवर्न करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया प्रेसिडेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको पावर दिया, प्रेसिडेंट को दिया है कि आपका पास पावर है, आप कोई भी लॉ बना सकते हो, ठीक है। पार्लियामेंट से ज्यादा प्रेसिडेंट को पावर दिया है यूनियन टेरिटरी का गवर्नेंस के लिए। तो आप एक बात बताइए, जब प्रेसिडेंट जो है ये एक हेड है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड है, लेकिन एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर का पास है। तो प्राइम मिनिस्टर जो हेड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेगा कि आप एक ऑर्डर पास करो, आप ये लिखो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार में 100% जो रिजर्वेशन होगा ये लोकल को किया जाएगा। क्योंकि देखो इसका दो रीजन मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल रीजन क्या है। देखो अंडमान निकोबार बहुत दूर में है, ठीक है, और वहां में क्या है कि जो आप, मैं पोर्टलर का नहीं बोल रहा हूँ, आप पोर्टलर से, क्योंकि मैं खुद डिग्रीपुर का हूँ, आप रिमोटेस्ट एरिया पोर्टलर से आप दूर चले जाओ, 80-90 किलोमीटर दूर चले जाओ, तब आपको दिखाई देगा कि परेशानी क्या है। ना तो रोड है, ना तो कनेक्टिविटी है, ना इंटरनेट सर्विस है, क्योंकि ना बुक का शॉप है, ना अच्छा टीचर मिलता है पढ़ने के लिए, ठीक है। या पहले से भी आज भी है। तो इतना सारा जब प्रॉब्लम है, आप दो ग्रुप का बच्चों को आप कैसे बोल सकते हो कि देखो आप ऐसा है, तो हम बाहर के एक सोचो, एक डिग्रीपुर का रिमोट एरिया का बच्चा को आप मेनलैंड में जो दिल्ली में या बॉम्बे में पढ़ा है, आप दोनों को रिक्रूटमेंट करने के लिए आप सेम प्लेटफॉर्म दे सकते हो कि यार दोनों एक ही साथ एग्जाम लिखे, उसको अच्छा कोचिंग मिला, अच्छा टीचिंग का मटेरियल मिला, रिसोर्सेज मिला, और एक दिल्लीपुर से आप कैम्बेल से उसको कुछ भी नहीं मिला, आप दोनों को बोल रहे हो कि यार एग्जाम में आप कम्पीट करो और आप एग्जाम में पास करो, कैसे हो सकता है बताइए। मतलब जॉब के लिए कैसे हो ही नहीं सकता ना। आप लॉ कहता है कि अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली, आप अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट ही नहीं कर सकते। और जहां में ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां में मतलब इस तरह कंडीशन को कंसीडर करना चाहिए, अभी कंसीडर नहीं करता है। अभी देखो
देखो, आप एक बात बताओ, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मोदी सरकार है, ये आपका बात क्यों सुने? क्योंकि उसको वो सुने या ना सुने, आपको तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। देखो, ये एक जॉब के लिए कौन कर रहा है? जॉब के लिए कुछ बच्चे हैं और उसका पेरेंट्स है, यही कूदाकूदी कर रहा है ना, इसी को प्रॉब्लम है। और दूसरा किसी को प्रॉब्लम है ही नहीं। जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं वो सोच रहा है हमें क्या। वो ये नहीं सोच रहा है कि आज जो बच्चे फेस कर रहा है, इसका हालत भी, इसका बच्चे का हालत भी 20 साल बाद या 10 साल बाद सेम प्रॉब्लम होगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम को आज 2022 में सॉल्व नहीं करके, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए 1990s में या 2000 में। तब वो टाइप तो सॉल्व करा नहीं, और अभी भी सॉल्व करने के लिए लोगों को पार्टिसिपेशन भी नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होना, लाइक सॉल्व कैसे होगा मुझे तो पता नहीं। क्योंकि देखो, अगर आप वोट कर रहे हो, अगर आप कोई, देखो मैं देखा हूं, मैं ये सब जगह में क्या है, कोई आदमी अगर वोट करता है वो अपने भले के लिए कर रहा है। अंडमान में कोई अपने भले के लिए वोट नहीं कर रहा है, वो पाकिस्तान से लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, गवर्नमेंट उसका ऊपर करके वोट कर रहा है। वो सब के लिए वोट कर रहा है, वो सोचता है कि देश को आगे लेके अभी बताओ, आपके घर में आपको जॉब नहीं है, आपके घर में आपका पॉकेट में पैसा नहीं है, आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, आपका बच्चा एक्सीडेंट होकर रोड खराब है उसके पीछे मर रहा है। आप बताओ, जब आपका फैमिली अच्छा से नहीं जी पा रहा है, तो आप देश कैसे सर्वाइव करेगा? आप बताओ। आप सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, आपका सर्वाइवल बढ़िया तरीके से हो नहीं रहा है। आप अगर बीमार पड़ रहे हो तो वही में बिना दवाई के मारे जा रहे हो, और आप चले हो देश बचाने। आप बताओ, आदमी कैसा कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। वो देश के लिए, अभी अंडमान का जो लोकल नेता है, वो देश के चक्कर में बात करता है कि देश को बचाएंगे, देश को यह करेंगे, देश कल चाइना से लड़ेगा, देश पाकिस्तान से लड़ेगा। हम बोले अरे तू कैसे लड़ेगा, तू क्या खाएगा, तू वो बोल नहीं रहा है। तेरे को खाना नहीं है, तेरा पेट में खाना नहीं है, तू दो, अगर एक बात बताओ, अगर अंडमान में कल 60 दिन के लिए बाहर से शिप आना बंद कर दे, अंडमान का आदमी तो भूखा मर जाएगा। अभी वो नहीं सोच रहा है। कल अगर सुनामी आ जाए, आपका किसी का, आप बताओ, 90% अंडमान का आदमी के पास इतना पैसा बैंक में सेविंग नहीं है। कल अगर 2 महीना अगर सुनामी आ जाए और 1-2 महीना अगर शिप बंद रहे, तो वो कैसे खाना खाएगा, वो नहीं सोच रहा है। वो दूसरा देश क्या करेगा, देश का सोच रहा है। आप बताओ, अब बताओ। अभी बिल्कुल। देश का बारे में सोच रहे हो, तुम्हारे बारे में तुम अपना सोचो ना, तुम दूसरा देश के बारे में तो तब सोचोगे जब तुम अपने सही में हो। अभी अंडमान में आप 70-70 हजार स्टूडेंट, 70 हजार जो है, इसको स्टूडेंट है जो ग्रेजुएट है, इसको जॉब नहीं मिल रहा है ना। जो अनएम्प्लॉयड है, जिसको पता नहीं कि 10 साल बाद उसका इनकम क्या होगा, 20 साल बाद इनकम क्या होगा, वो खाएगा क्या, वो अपना नहीं सोच रहा है, वो देश का सोचने में लगा पड़ा है। तो आप बताओ, ये बेवकूफी नहीं है? बेवकूफी है। बिल्कुल। फिर तो सर, एक और इसी से जुड़ी एक समस्या है कि जैसे बेरोजगारी तो है ही, ऊपर से जो डीप रेट आपने सुना होगा, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, हाँ उसका हाँ एफिलिएशन के इश्यूज चल रहे हैं। हाँ और एफिलिएशन जो पौंडीचेरी के कुछ नॉर्म्स है, 17 नॉर्म्स है, तो हाँ वो हाँ फुलफिल नहीं कर रहे, जबकि उन्हें 2-3 बार वार्निंग भी मिली, हाँ हाँ बट वो फुलफिल नहीं कर रहे, तो इसलिए एफिलिएशन उन्होंने वापस ले लिया। हाँ 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 और इस विषय में आपको क्या कहना है? और साथ ही ये भी बताइए कि जैसे हमें ये पता चला है सूत्रों से कि जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, हाँ हाँ वो हाँ बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए क्वालिफाइड नहीं है प्रिंसिपल बनने के लिए, वो सिर्फ डिप्लोमा के लिए है। हाँ 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 और कई सारे जो नॉर्म्स है, नॉर्म्स में ये भी कहा गया है कि उन्हें एक असिस्टेंट, हर डिपार्टमेंट में हाँ मिनिमम एक असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए। हाँ और हाँ जो तो वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो हाँ वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर है ही नहीं। जो हम्म, एचओडीज हैं, वो दूसरे डिपार्टमेंट के एचओडीज बैठे गए हैं दूसरे डिपार्टमेंट में। हाँ हाँ तो हाँ। ऐसे अगर बच्चों को शिक्षा दिया जाए, तो आप सोचिए कि क्या एजुकेशन लेवल होगा अंडमान में। तो देखो, इस विषय में आपको क्या कहना है? देखो इसको अगर आप जानना चाहते हो कि बी आर अम्बेडकर, मैं भी वहीं से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। और मैं सालों, मुझे उत्पल शर्मा सर ने भी मुझे पढ़ाया, जो टीचर लोग अभी एग्जिस्टिंग है वो लोग मुझे पढ़ाया है, तो मैं जानता हूँ टीचर्स में। देखो, अंडमान में टीचिंग का क्वालिटी को लेके मैं बी आर अम्बेडकर में अच्छा है टीचिंग, विद कंपेयर टू अदर कॉलेजेस इन इंडिया। मैं टीचिंग को, लेकिन ये क्या कर रहा है कि सर लोग क्या कर रहा है, जो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस को जीत नहीं पा रहा है। जो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए सर लोग को जो करना चाहिए, मतलब जो टीचिंग स्टाफ है जो करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है, ये लोग दूसरा कुछ कर रहा है। देखो, अगर एक बात बताओ, अगर कोई आपका कैपेबिलिटीज पर, आपका एजुकेशन पर अगर कोई उंगली उठाए, तो आपको क्या करना चाहिए? मुझे उत्पल शर्मा सर को, अगर सब बोल रहा है कि सर का डिग्री फेक है, सर इज नॉट क्वालिफाइड एनफ, ये सब अगर बोल रहा है, तो मेरा हिसाब से सर को तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, सर को सबको पब्लिक करना चाहिए, देखो ये है हमारे पास। सर मुझे जो पता है, सर उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो पढ़ा है बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है,
टॉप यूनिवर्सिटी, आई थिंक टॉप 50-60 कॉलेजेस में आता है इंडिया में। आईआईटी का लाइक टॉप आईआईटी, उसके बाद में यूनिवर्सिटी 20 अंडर 20 या 30 में आता है उसमें यूनिवर्सिटी टॉप कॉलेजेस में इंडिया में। मैं एकदम गारंटी करके मैं बता दूंगा, मुझे जितना पता है टॉप 30-40 में उसमें यूनिवर्सिटी आता है सर जहाँ से पढ़ा हुआ है उत्पल शर्मा सर, ठीक है। वो टाइम में मतलब वो सर शायद 1980s में सब में सर का एजुकेशन है, तो सर को पब्लिक कर देना चाहिए। देखो हुआ क्या है, जो टीचर लोग का जो रिक्रूटमेंट हुआ है बी आर अम्बेडकर पे, ये बहुत पहले हुआ है, 1970 1980s में हुआ है। वो टाइम में क्या था, जो जो रिक्वायरमेंट था वो हिसाब से सर लोगों ने ज्वाइन किया, तो सर लोग का तो कोई गलती है ही नहीं ना। आपको बोला गया कि आप बीटेक से आप टीचिंग डिप्लोमा को टीचिंग करने के लिए बीटेक करना होता था, और वो टाइम में बीटेक स्टूडेंट नहीं मिलता था। अलग वो लोग रिक्रूटमेंट को कंडक्ट करे अंडमान में, तो मेनलैंड में कोई टीचर जाता भी नहीं था। प्रॉब्लम होता क्योंकि वो टाइम में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी था और इंजीनियरिंग स्टूडेंट बहुत कम था। तो आप खुद सोचो, अगर वो टाइम में सर लोग को ज्वाइन करवाया, ठीक है, कोई कोई ओपन से एमटेक भी कर लिया, कोई कोई एमटेक करने का बाद दिया, मुझे लगता है उत्तर शर्मा सर एमटेक वगैरह है, पीएचडी है कि नहीं मुझे एक्चुअली पता नहीं। देखो पीएचडी करने के लिए पीएचडी में सिर्फ रिसर्च होता है, रेगुलर क्लास करने का जरूरत नहीं है पीएचडी में, ठीक है, पीएचडी में रेगुलर क्लास करने की जरूरत नहीं। तो पीएचडी टीचिंग प्रोफेशन में पीएचडी का जो इम्प्लीकेशन है होता है, लेकिन बहुत हद तक उसको लाइक आप देखो आजकल क्या है कि कोई भी टीचिंग के लिए पीएचडी, जो बीटेक को टीचिंग के लिए पीएचडी को लाइक मिनिमम रिक्वायरमेंट बता दे कि पीएचडी चाहिए, लेकिन पहले पीएचडी नहीं था, तो सर ने वो टाइम में ज्वाइन करा, और सर का काफी साल और क्या है कि एक्सपीरियंस को भी एक माना जाता है कि एक्सपीरियंस को इक्विवेलेंट टू पीएचडी माना जाता है, लाइक पहले माना जाता था कि वैल्यू है। तो सोचो सर लोगों ने बीटेक या एमटेक करा और अगर 15-20 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो उसको तो इक्विवेलेंट टू पीएचडी माना ही जा रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। तो सर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो उत्पल शर्मा सर से जो आदमी जो बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है उस तरह क्रिएट है नहीं, लेकिन क्या कर रहा है, लेकिन जो हमारा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है उसका नॉर्म्स के हिसाब से मिनिमम पीएचडी होना चाहिए। अभी एक बात बताओ, अगर उत्पल शर्मा सर को अगर बाहर निकाल दे, ठीक है, और नया कोई पीएचडी अगर टीचर को वहां में रिक्रूट करे, ठीक है, तो वो जो टीचिंग करेगा तो जरूरी नहीं हो को पीएचडी करके आया बोले उसका टीचिंग जो है इक्विवेलेंट टू उत्पल शर्मा सर हो। आप बोल सकते हो कि इक्विवेलेंट टू उत्पल शर्मा हो सकता है करके, बोल नहीं सकते आप ऐसा बोल नहीं सकते कि जो वो जो नया टीचर जो रिक्रूट कराएगा वो ऐसा पढ़ाएगा जो जिसका जो इक्वल टू उत्पल शर्मा सर होगा, क्योंकि उत्पल शर्मा सर एमटेक है प्लस 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ये आपको मानना पड़ेगा। और मैं टीचर लोग, तो मुझे क्या चाहिए कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करना चाहिए स्टूडेंट के साथ में मिलकर कि कॉन्फिडेंस को कैसे लाइक देखो स्टूडेंट अभी हो क्या रहा है। देखो पौंडीचेरी क्यों नहीं दे रहा है, पौंडीचेरी क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि पौंडीचेरी का नॉर्म्स है, नॉर्म्स से बताया गया कि मिनिमम ए रिक्वायरमेंट होना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने ये जो नॉर्म्स बनाए, ये लोग रिसेंटली बनाए, ये लोग पहले से तो 1980s का नॉर्म्स नहीं है, ये अभी का नॉर्म्स है एमएचआरडी का। तो ये नॉर्म्स के साथ में अंडमान में अगर नॉर्म्स मैच नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या लगता है कि आप नए कैंडिडेट को, नया टीचिंग स्टाफ को रिक्रूट करो ना, नया टीचिंग स्टाफ को रिक्रूट करो। कौन मना किया अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को नया टीचिंग, क्योंकि आप वो प्रोपोर्शन में रखो ना कुछ लाइक देखो आप एक क्या कर सकते हो 60-40 रेशियो में रखो, 60% पीएचडी कैंडिडेट जो पढ़ाएगा अभी नया रिक्रूट करो और 40% जो एग्जिस्टिंग स्टाफ करके करो। आप बताओ अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को किसने मना करा ऐसा करने के लिए, किसने मना करा? कोई मना तो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है क्योंकि पैसा खर्चा करना नहीं चाहता है। अभी बच्चों को ये सब समझना पड़ेगा कि देखो आप सिर्फ टीचिंग स्टाफ को ब्लेम नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आप खुद सोचो आपका पेरेंट्स अगर कोई फैकल्टी होता जो 1980s 1990s में ज्वाइन करा है, उसका वो टाइम में उसका क्वालिफिकेशन एमटेक है, तो क्या आप ब्लेम कर सकते हो आज उसको निकाल दो, निकाल के नया टीचिंग स्टाफ ले लो? कर सकते? नहीं कर सकते आप। तो आपका हिसाब से क्या है कि लॉ को देखो, आप जो अलग बोला नहीं, सेम जो शू है ना वो सबके पैर में फिक्स नहीं होता है। आप सेम शू को लेकर सबके पैर में, अभी अंडमान निकोबार सोचो कितना दूर है, ये कितना 1400-1500 किलोमीटर दूर है मेनलैंड से, वहां में पहले फैकल्टी आना नहीं चाहता है। आज भी कितना गवर्नमेंट है, डॉक्टर लोग रिमोट एरिया में जाना नहीं चाहता है, तो उसके लिए क्या आप ब्लेम करोगे जो एग्जिस्टिंग डॉक्टर है? आप नहीं ब्लेम कर सकते। आप ये बोल सकते हैं कि आप एक काम करो, जो रेशियो है उसको मेंटेन करो, और वो जो गाइडलाइंस है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का उसको फ्लेक्सिबल करो, और उसको देखो ये तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, ये लोग कर सकता है, ठीक है, ये लोग नहीं कर सकते। और क्या है कि देखो एक ना सोसाइटी का नीड्स होता है, सोसाइटी का, हमारा जो सोसाइटी है उसका नीड्स होता है, वो डिसाइड करता है क्या चाहिए होता है उसका। देखो आप एक बात बताओ, अंडमान के जो लोग है ना, वो अगर चाहे सब कुछ हो सकता है, वो चाहते नहीं क्योंकि वो लोग के अंदर में यूनिटी नहीं है ना, यूनिटी नहीं है। हम आपको बोले देखो ये सारे चीज क्या होता है, इसके लिए तो आदमी वोट करता है कि हम जिसको वोट करके इलेक्शन में जीता है वो हमारे बात सुने। देखो अभी अंडमान को ये पता चलना पड़ेगा कि सबको ये पता रहना है
कि पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को रूल करता है थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद अंडमान से नहीं है। वो देखो, कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर होने के लिए कोई क्वालिफिकेशन थोड़ा चाहिए। अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो खुद अंडमान से नहीं है, तो वो अंडमान के बारे में क्यों सोचेगा? एक बात बताओ, है ना? अभी मुझे कल बोलेगा कि तुम दिल्ली के बारे में सोचो, हम दिल्ली के बारे में क्यों सोचोगे? हम तो अंडमान से है, हम यहाँ में रह रहे करके हम तो रह रहे हैं, हम टेम्परेरी, हमको भी पता है वो एलजी थोड़ा ना, वो वहां से जब तक भगा नहीं रहा है वो तब तक रहेगा, जैसे ही भगा देगा वहां से वो चला आएगा। आप बताओ, अभी जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, तो आप कोई अंडमान का कोई अच्छा अच्छा जो जानता वाला, जो पढ़ा लिखा वाला, ऐसा कोई, देखो बहुत ऐसा नहीं है कि अंडमान में सारे बेवकूफ है, कुछ नहीं आता है। जैसा बहुत सारा कॉलेज का प्रिंसिपल है, बहुत सारा प्रोफेसर है, बहुत सारा रिटायर्ड डॉक्टर्स है, आप उसको लेके एलजी बनाओ, ताकि वो आदमी से डायरेक्टली मिले, बात करे, प्रॉब्लम को समझे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे। आप एलजी को बना के रखो, एलजी तो गोल्फ खेलता है, वो भवन में, राजभवन में बैठ के गोल्फ खेलता है, वो घूमता फिरता है, खाना खाता है, उसको 4-5 लाख रुपए सैलरी है, वो एंजॉय करता है, वो क्या क्या, क्या काम करेगा बताओ? कुछ नहीं करेगा। तो ये तो आदमी को समझना है ना। आदमी देखो, अंडमान कैसे दो है, एक तो कुलदीप राय शर्मा हमारा एमपी है। देखो कुलदीप राय शर्मा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अंडमान में रूल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे बीजेपी है, तो बीजेपी गवर्नमेंट तो मानना। अंडमान में देखो 100% अगर रिजर्वेशन नहीं दे रहा है, तो सारे अंडमान में बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स है, सारे रिजाइन कर दे। बोले कि देखो हम लोग 15 डेज अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर 15 डेज में 100% रिजर्वेशन नहीं हुआ तो हम लोग सारे जितने भी वर्कर्स है, ग्राउंड लेवल वर्कर, सारे हम लोग रिजाइन कर रहे हैं। कैसे नहीं करेगा बताओ? कैसे कैसे वो लोग 100% रिजर्वेशन नहीं देगा? ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, प्रॉब्लम बहुत पहले का है। ये प्रॉब्लम को कभी किसी ने ना सोचा है, ना सॉल्व करने की कोशिश कर। देखो प्रॉब्लम क्या है, आप अगर देखो कि अंडमान में जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये लोगों को 1980 1990 में गवर्नमेंट जॉब मिला है। गवर्नमेंट जॉब कैसे मिला है? हम बोले कोई क्वेश्चन पेपर लीक करवा के, कोई लाइक जॉब का अपॉर्चुनिटी बहुत था, तो कैसे कैसे करके कोई भी जेनरल पढ़ा या वो पढ़ के जॉब मिल जाता था। तो ये लोग के अंदर ना अपना एजुकेशन के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ना बेसिक मिनिमम नॉलेज है, ना कोई आइडिया है, ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, सब नहीं है। हम फिर बोल रहे हैं, हम मेजोरिटी का बात कर रहे हैं। आप 90-10% ले लो, 90% का बात करो, 10% अच्छा है अभी भी, ठीक है। और वो हमेशा हर एक सोसाइटी में रहता है। अगर 10% अच्छा नहीं होता तो अंडमान एडमिशन चल ही नहीं पाता, ठीक है। आप 80-20 पकड़ सकते हो, क्या 80% गलत है, 20% सही है, और आप 90-10% भी पकड़ सकते हो। अभी एक बात बताओ, जब बीजेपी सरकार, वो जो बीजेपी सरकार का जो एमपी था विष्णुपद राय ने क्या किया, सारा इंटर आइलैंड में वो डिग्लीपुर का रिमोट एरिया में सारा फॉरेस्ट को, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को खत्म करवा के वहां में ये मेनलैंड से आदमी लोग को लेके जाके सेटलमेंट करवाया, ठीक है। वो आप बताओ, वहां में सेटलमेंट करवाया वो 1980 1990 में लेके जाके, जब वहां में जब वो 2000 के बाद कराया, वो जो बना था बीजेपी सरकार 2000 के बाद बना, जब 2004-5 में करा, 2005 में अगर 4 में अगर लोगों को लेके सेटलमेंट करवाया बीजेपी का सरकार ने, लेके सेटलमेंट से क्या हुआ कि मेनलैंड से अगर सोचो वो टाइम में 20,000 आदमी भी आके वहां में सेटल हुआ है, 20-30,000 आदमी। तो 20,000 आदमी अपना बच्चों और नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चे हैं, वो आज क्या कर रहा है, जो अंडमान का बच्चों को, जो सेटलर्स है, जो प्री 42 है, वो लोग साथ में गवर्नमेंट जॉब में कम्पीट कर रहा है। आप सोचो, तो वहां में आपको मना करना था कि अरे तुम सेटलमेंट मत करवाओ, तुम 30 साल बाद जब एग्जाम जब जॉब का अपॉर्चुनिटी कब होगा, तो बच्चों को जॉब कैसे मिलेगा बताओ। आज वो लोग क्या कर रहे हैं, वहां का जो अंडमान में 5,500 करोड़ का फंड दे रहा है, वो फंड का पैसा वो लोग बच्चों को भी तो जा रहा है ना, वो लोग बच्चों को भी जा रहा है। तो वो लोग भी आज गवर्नमेंट जॉब में क्या कर रहे हैं, वो कम्पीट कर रहे हैं, तो कंपटीशन ज्यादा हो गया। आप समझ लो, अभी जो आज का सिचुएशन का जिम्मेदार आप उसको क्यों नहीं बोल रहे हो बताओ? आप वो टाइम में मना कर रहे थे कि यार बाहर से लेके जाकर अंडमान में सेटलमेंट नहीं कराओ, बाहर से आदमी लोग को आने मत दो, कुछ नहीं करे। आज भी अगर आप देखोगे तो अंडमान में जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है, इसको क्या करे, लैंड को डाइवर्ट कर दे रहा है, किसके लिए? हाउसिंग के लिए। अभी बताओ, लैंड डाइवर्ट कर दिया, जैसा श्रीलंका में, एक एग्जाम्पल ले लो, श्रीलंका में जो हुआ है, अभी क्या कर रहा है, पूरा लैंड को डाइवर्ट कर दिया, अभी एग्रीकल्चर लैंड तो कम हो गया। अभी सोचो आप 2 महीने में सुनामी आए या कुछ प्रॉब्लम से, अगर सोचो कुछ रीजन से, जैसा श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका का तो जमीन तो तुम्हें पता है बहुत जमीन है श्रीलंका में, उस तरह से अगर इंडिया में कोई भी ड्यू टू सम रीजन यहाँ में अगर एग्रीकल्चर फेल हो गया, सोचो प्रोडक्शन कम हुआ है व्हीट और राइस का, ड्यू टू सम रीजन, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश यहाँ में कम हो गया, और अंडमान में भी बोट उठ नहीं जा रहा है, वहां का आदमी भूखा मर जाएगा, भूखा मर जाएगा, भूखा मर जाएगा, क्योंकि वहां में जमीन में इतना प्रोडक्शन नहीं होता कि वहां का जो पॉपुलेशन है उसको सस्टेन। आप बताओ किसको परेशानी है? किसी को कोई घंटा फर्क पड़ता है? देखो आपको, आप जब कुछ करते हो नहीं करते, आपको पता रहना चाहिए इसका इम्प्लीकेशन आपका फैमिली, आपका फ्यूचर के ऊपर क्या है, फर्क ही नहीं पड़ता।
तो ऐसे ही मरेगा। हमको पता है भूख मरी से मरेगा, अंडमान में अभी भूख मरी से कोई रेगुलर शिप नहीं। सुनामी आ जाए, देखो सुनामी, अब चलो ये 2004 में सुनामी है, उसमें एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, इतना डिस्टेंस में है। सोचो आप कोई भी गवर्नमेंट अगर शिप में अगर कोई भी फूड, राइस और व्हीट अगर नहीं भेजा ना, तो वहां में ऐसी आदमी भूखा मर जाएगा, भूखा मर जाएगा। आपको कुछ करने का भी जरूरत नहीं। आप देखो एक देखो जैसा अभी कोविड आया था, कोविड में देखो कैसा हालत हो गया। सोचो इस तरह अगर कोई भी और एक चीज आए, 1 या 60 डेज के लिए अगर शिप वगैरह बंद हो जाए, फिर आप देखिएगा क्या प्रॉब्लम है। ये मैं फ्यूचर का बात कर रहा बिल्कुल। तो सर एक और इस सेट की सवाल करूंगा कि जैसे डीब्रेट में हूँ। बच्चों का करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जैसे उनका अभी पौंडीचेरी एफिलिएशन हट चुका है, हाँ हाँ तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो मायने नहीं रखेगा, हाँ जबकि हाँ उनके एग्जाम भी नहीं हुआ है। तो हाँ इस हाँ विषय में उन्होंने उत्पल जी से बात की, हाँ तो उन एज अ प्रिंसिपल उनका हाँ स्टेटमेंट कुछ और होना था, पर उनका स्टेटमेंट ये था कि वो बच्चों को, उन्होंने ये कहा कि फंड अपने ही फंड सर्कल में सारे बच्चे फंड जमा करें, एक और अच्छे से वकील ये हायर करके पौंडीचेरी के खिलाफ केस हाँ। लड़े। तो क्या ये उनका स्टेटमेंट सही था? नहीं देखो, लाइक ये तो एक ऑप्शन है, ये तो एक ऑप्शन है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन आप एक बात बताओ, अगर केस बच्चे करे भी, अभी बच्चों को आप बोलो बच्चे कहाँ से पैसा लाएगा बताओ। आज बच्चे कहाँ से पैसा लाएगा वो केस लड़ने के लिए। अच्छा वकील भी तो चाहिए केस लड़ने के लिए, जो सिस्टमेटिक होके केस लड़े, है ना। तो केस कन्विंसिंग हो, केस कितना दिन में जाके डिस्पोज होगा, तो उतना दिन आप बच्चों को जिंदगी थोड़ी ना खराब कर सकते हो। अभी अगर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी उसका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि देखो तुमको हम मतलब एफिलिएशन नहीं दे रहा है, ठीक है, तो कॉलेज को क्या करना चाहिए, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉलेज को नहीं बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को केस फाइल कर देना चाहिए कि वो क्यों नहीं कर रहा है, बच्चों क्यों करेगा। आप समझे, बच्चे की बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसा है, बच्चों के पास पैसा है। आप कल बोलोगे XYZ बच्चों को कि अरे तुम एक काम करो, हम देखो, इसका मतलब तो ये हो गया कि देखो हम बदमाशी करेंगे, तुम केस लड़के तुम जो करना करो। ये तो ऐसा हो जाता है ना। एडमिनिस्ट्रेशन या वो करे, मेरा हिसाब से तो एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, मतलब BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट खुद इन बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करे कि हमें एप्लीकेशन क्यों नहीं दे रहा है। कोर्ट डिसाइड करेगा ना, कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा कि एप्लीकेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, और उसको रिक्रूट करे। जैसे अगर वो लोग का रिक्वायरमेंट है कि देखो 100% PhD कैंडिडेट नहीं हो सकता, जो पुराना फैकल्टी है उसको बाहर भी नहीं निकाल सकते। आप एक काम करो ना, 60% जो फैकल्टी है, 60-40 रेशियो रखो, 60% PhD करो, 40% जो एग्जिस्टिंग फैकल्टी है उससे आप काम चलाओ, वो भी एनफ है। देखो सारे PhD कैंडिडेट जरूरत नहीं होता है, ठीक है, बहुत पढ़ा लिखा है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उसको टीचिंग भी आता होगा। टीचिंग और एजुकेशन दोनों अलग चीज है। मैं यहाँ में कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो एक बात बताओ, मैं भी M.Tech करूँ, इसका मतलब थोड़ा है कि देखो जितना जन PhD करा है सबको पढ़ाना आता है, जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है। टीचिंग एक अलग स्किल है, जिसको क्या है कि आपका बच्चों को समझना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चे को समझ में आए, ऐसा पढ़ाना पड़ेगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को समझ में नहीं आए, मेरा क्वालिफिकेशन पोस्ट डॉक है, तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो इसीलिए अब 60-40 करना चाहिए आपको, है ना, तो वो तो कर नहीं रहा है। आप वो भी नहीं जरूरत है, आप 60 परमानेंट कैंडिडेट मत लो, आप 60% जो है ऑन कॉन्ट्रैक्ट PhD कैंडिडेट को ले लो, अच्छा सैलरी देके, तब भी मिल जाएगा। तो भी क्यों नहीं ले रहा है, तो वो एफिलिएशन के लिए, वो भी तो एफिलिएशन के लिए बोलो कि सर देखो हम लोग एक काम करते हैं, 60% जो PhD कैंडिडेट लिया ऑन कॉन्ट्रैक्ट है, इसको पर बेसिस करके एफिलिएशन दे रहा हूँ, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दे रहा है, देना चाहिए। नहीं दे रहा है तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का आगे केस करो, वो एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, बच्चे क्यों करेगा। आप बताओ, बच्चे पैसा खर्चा करके, बच्चे अगर बच्चों के लिए करेगा, अगर बच्चों को ही सब कुछ करना है, बच्चों को पढ़ना भी है, बच्चों को केस भी लड़ना है, बच्चों को जॉब भी लेना है, बच्चों को, तो बच्चों को ही अगर सब करना है तो आप रिजाइन कर दो ना, आपको क्यों रहना है जॉब में, एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है फिर वहां में। बिल्कुल। तो सर जैसे कि यहाँ पे अभी बीजेपी काउंसिल में बैठी हुई है और सेंटर में भी बीजेपी है, तो हाँ क्या यहाँ के बीजेपी के कैंडिडेट, लीडर्स, काउंसलर्स या चाहेंगे तो क्या वो जॉब जॉब के लिए, यहाँ के लिए जो भी रिक्रूटमेंट अभी होल्ड करके रखे हुए हैं, जैसे हाँ कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो बहुत पहले 2015 में फॉरेस्ट गार्ड का निकला था, तो हाँ उसका हाँ अभी तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू नहीं हुआ है। हाँ हाँ तो हाँ क्या ऐसा नहीं कर सकते थे वो कि यहाँ के जो लीडर हैं वो वहाँ बात करें, जैसे कि हमारे विशाल जॉली जी हो गए, हाँ हमारे हाँ विष्णुदा हो गए, हाँ ये हाँ। जाके सेंटर में बात करें? देखो एक्चुअली अब मैं फिर से बता रहा हूँ, सिस्टमेटिक बता रहा हूँ। देखो मैं एक बार पहले भी बताया, मैं एक बार भी बता रहा हूँ कि ये जो सारे चीज है ना, 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो मैं पहले से बता रहा हूँ ये क्या होता है कि सारे कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है।
मैं बता रहा हूँ, देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला है उसका ऊपर बेस करके एडमिनिस्ट्रेशन काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करता, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि यूनियन टेरिटरी का अच्छा गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के लिए प्रेसिडेंट का पास पावर है कि कोई भी लॉ पास कर सकता है और वो लॉ को कोई भी पार्लियामेंट भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट में बताया गया है, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। जब प्रेसिडेंट का पास पावर है तो प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट एक्ट करता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो बोलेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड करता है प्राइम मिनिस्टर है, वो जो बोलेगा उसके हिसाब से। अभी प्राइम मिनिस्टर उसको बोलेगा ना, वो आज शाम तक 5-6 बजे तक, आज 5-6 बजे तक ऑर्डर पास हो जाएगा कि 100% रिजर्वेशन जो अंडमान के जॉब के लिए, तो कल ऑर्डर पास हो जाएगा और कल से ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगा। ये जो जितना वैकेंसी है उसका भी जो अभी कर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आदमी को क्या है कि सिर्फ वोट करना है, 100 रुपए 750 रुपए दारू का बोतल और एक बिरयानी चाहिए 150 रुपया का लो क्लास बिरयानी, वो खा के जाके वोट करता है। तो ऐसे वोट करेगा तो ऐसे ही होगा, वो अपने बच्चों के लिए तो नहीं सोचता है, वो दूसरे के बच्चों के लिए भी नहीं सोचता है, ठीक है। अभी उसको क्या करना है कि अब एक बात बताओ, अगर बीजेपी का जितना ग्राउंड लेवल वर्कर है, ठीक है, वो लोग सब स्टेटमेंट, ज्वाइंट स्टेटमेंट देगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि देखो अगर नेक्स्ट 24 आवर के अंदर में अगर ऐसा 100% रिजर्वेशन नहीं हुआ, सारा बीजेपी का म्यूनिसिपल काउंसिलर है, सरपंच है, प्रधान है, जो भी है, सारे रिजाइन कर रहा है। 24 घंटा 15 दिन का अल्टीमेटम दो, अगर नहीं करे तो रिजाइन करो। कैसे? अरे एक एमपी बहुत होता है। जब कोएलिशन सरकार, हम तो यही तो समझा रहे हैं अंडमान के, कोएलिशन सरकार जब बनता है तो एक एमपी का वैल्यू बहुत होता है, समझ में आ रहा है, जीतने के लिए। तो एक एमपी का वैल्यू बहुत ये लोग जानता है, लेकिन ये लोग ये जानता है कि अंडमान का आदमी लोग अंदर में यूनिटी नहीं है, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अंडमान के आदमी 5 साल से अब 10 साल बाद का जो सोचना है वो सोच ही नहीं सकता है। हम तो बताएंगे वो हमें रीजन भी है, वो क्लाइमेटिक कंडीशन रीजन है। दूसरा है घर में टेलीविजन देखता है, टीवी देखता है, वो टीवी में जी न्यूज आज तक जो बोलते हैं ये भी नहीं समझ पा रहा है कि सारे चैनल गवर्नमेंट ने खरीद के रखा है। वो देश को बचाने जाकर चला है, कोई हिंदू धर्म को बचाने चला है, वो नहीं सोचता कि अरे तुम्हारा पास, तुम खुद हिंदू है, हम खुद सोचो, तुम्हारे पास अगर पॉकेट में पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, तुम खुद सर्वाइव नहीं कर सकता, तो हिंदू धर्म और देश कैसे सर्वाइव करेगा? ये क्वेश्चन पूछो अपने आप को। अगर तुम्हारा पास पैसा नहीं है, तुम्हारा पास जॉब नहीं है, तुम्हारा बेटा अगर बीमार हो तो अच्छा मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे रहा है, अपना बेटा का एजुकेशन नहीं दे रहा है, अगर तुम सेफ नहीं है, देश और धर्म कैसे सेफ होगा? तो मुझे वो बताओ। समझ में आ गया? हर एक देश, हर एक 2 दिन बाद क्या करता है, कोई वो बुर्खा पहनने का कोई इशू बना देता है, कोई मंदिर मस्जिद का कोई इशू बना देता है, कोई भी रिलीजियन इशू बना देता है, और आदमी उसको लेके, अरे बांग्लादेश में लोग मरा है तो डिगलीपुर में आदमी रोड में खड़ा होके वो चल रहा है कि बांग्लादेश में अटैक क्यों करा। हाँ, अरे वो इंपॉर्टेंट है, हम मानता, वो जरूरी है। वहां में तुम अंडमान का इशू को भी तुम जनरेट करो, अंडमान का इशू को भी तुम देखो। वो सब नहीं देख रहा है, वो अलग ही दुनिया में है ना आदमी। वो देखो, वो होता है, देखो जब तक तुम सोचोगे नहीं, ठीक है, अपने लिए सिर्फ अपना आप ही कुछ कर सकता है, दूसरा कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, मानना पड़ेगा। समझ में आ गया? रिजाइन करे, सारे आदमी वोट नहीं करता म्यूनिसिपल इलेक्शन में, देखते कैसे जीतता, वोट करा है ना। देखो बीजेपी उसको परेशान कर रहा है, बीजेपी डीआरएम लाया है, बीजेपी सीएससी लाया, गवर्नमेंट जॉब को देखो, सीएससी नहीं खोल के गवर्नमेंट में कोई ये सब करने के लिए गवर्नमेंट में कोई कर सकता था, बिल पेमेंट करने के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में नहीं करा, सीएससी कर, इसका मतलब है गवर्नमेंट जॉब को प्राइवेट कर दिया, डीआरएम खोल दिया, 2014 से कहा जॉब जनरेट नहीं कर रहा। अभी नया स्कीम लाया, अग्निपथ स्कीम, इसमें आर्मी लोगों को भी लात मार के भगा देगा 4 साल बाद। अभी 6 महीना का, अब बताओ 6 महीना का ट्रेनिंग लेके बच्चे अगर जाएगा वहां पाकिस्तान बॉर्डर में, तो गोली खा के आएगा, मरेगा, मरने से फिर उसको कंपनसेशन देगा 2 करोड़ का, फिर वो देगा। तो मोदी को फायदा हो रहा है ना, वो कर क्यों रहा है? क्योंकि उसको मालूम है जॉब जनरेट नहीं कर पा रहा है। अभी वो क्यों करेगा बताओ? अभी आप टूरिज्म का, अंडमान में टूरिज्म का स्कोप देखो, बहुत ज्यादा टूरिज्म का स्कोप है, ठीक है। टूरिज्म का आप एक, मैं स्टडी कर रहा था मालदीव्स को लेके। मालदीव्स कभी भी आप जाओ गूगल में करो, मालदीव्स का देखो इकोनॉमी, मालदीव्स का इकोनॉमी, पूरा जो इकोनॉमी है ये डिपेंड करता है टूरिज्म के ऊपर, ठीक है। एंड इंडिया का जो अंडमान निकोबार है टूरिज्म में कुछ भी कर सकता है, कोई भी आदमी गवर्नमेंट जॉब का जरूरी भी नहीं है, आदमी ऐसे जी सकता है। क्या है? कनेक्टिविटी नहीं है। आप एक बात बताओ, भारत सीमा में बैठ के आप पोर्टलर से डिग्रीपुर, डिग्रीपुर से पोर्टलर ट्रैवल करके देखो, अगर आप हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ उसके बाद, तो आपको हम इंसान में गिनती ही नहीं करते, हम जानवर क्लास में गिनती करते हैं। इतना साउंड है, वो ना तो कोई बैठने का जगह ठीक से है, ना कोई सोने का जगह ठीक से है, ना कोई एसी है, टॉयलेट ठीक है, ना कुछ है।
आप बताओ, अभी 21st सेंचुरी है, आदमी को जानवर जैसा फील करवा रहा है और आदमी उसमें भी खुश है, मुंह नहीं खोल रहा है। वो सब सोचता है वो ऐसे नहीं चलेगा। आप वोट मत करो ना, आप उसको रिजेक्ट कर दो डायरेक्ट। आप कैंडिडेट को मुंह का ऊपर बोलो वीडियो में कि देखो आपको वोट हम देंगे ही नहीं बीजेपी को जब तक बीजेपी ऐसा काम नहीं करेगा। आप बोलो कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी जब तक काम, देखो कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस का है, अंडमान वो के कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि वहां में उसको कंट्रोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, उसको कंट्रोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कर नहीं रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पनिशमेंट दो ना। आप कैसे नहीं दे पा रहे हो? आप दे सकते हो जब वोटिंग आता है, जब इलेक्शन, तब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप सोच रहे हो कि ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता, ऐसा नहीं है। देखो वो सारे आदमी को यूनिटी होकर करना पड़ता है और वो उस तरह यूनिटी बिना डेवलप नहीं हुआ। इसी यही रीजन से तो 200 साल इंडिया में अंग्रेज लोग राज करके गए। इंडिया में यूनिटी नहीं होगा और नहीं हो सकता है, क्योंकि आदमी का एजुकेशन लेवल, नॉलेज बेस, आइडिया वगैरह बहुत कम है। बिल्कुल सर। तो सर एक लास्ट सवाल ये रहेगा कि जैसे कि अभी यूथ बेरोजगार की वजह से ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, हाँ हाँ कई बच्चे अभी जो है सुसाइड भी कर रहे हैं, तो हाँ हाँ उनके हाँ। लिए एक क्या एक मैसेज देना चाहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से? देखो अंडमान में मैं जो देखता हूँ, अभी भी तुमको जॉब मिलने में प्रॉब्लम नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन को बोलो टूरिज्म जो है, टूरिज्म सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करे। टूरिज्म सेक्टर कैसे स्ट्रॉन्ग करे? देखो एडमिनिस्ट्रेशन में जो करप्शन है, करप्शन को कम करे। जैसा एक बोट का लाइसेंस ले लो, एक कार का लाइसेंस ले लो, एसटीएस डिपार्टमेंट में तुम अपना कार का क्या वो जो सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ होता है ना, जो मेंटेनेंस का कुछ होता है, कुछ जी ईयर वर्क करना हर एक साल करना पड़ता है ना, मेंटेनेंस का। तो वो सब करने जब पूरा पैसा लेता है, वो फ्री में नहीं करता है टूरिज्म डिपार्टमेंट वाला को। बेकार बेकार तुमको रिजेक्ट कर देगा, हमें घुमाएगा, ये सब परेशानी, करप्शन हटेगा। शिपिंग कनेक्टिविटी जो अच्छा करो, कैम्बल बे, कर्नोट का जो कमोटा है, जो यहाँ में डिग्लीपुर है, रेगुलर देखो। आप फ्राइडे रात को सोचो, फ्राइडे रात को एक 6 घंटा में स्पीड बोट डिग्लीपुर के लिए दे, और मंडे सुबह 6 बजे 7 बजे तक वहां से एक रिटर्न बोट दे पहुंचने का। तो पोर्टलर का सारे आदमी डिग्लीपुर घूमने जाएगा, वहां में जाकर पैसा खर्चा करे। इस तरह से टूरिज्म डेवलप होगा। जो टूरिस्ट अंडमान में आएगा वो भी एक बार डिग्लीपुर घूमने जाएगा, वहां में टूरिज्म। रोड नहीं है, बोटिंग फैसिलिटी नहीं है, टूरिज्म डेवलप नहीं हो सकता। टूरिज्म जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सबको गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकता। लेकिन जो प्राइवेट टूरिज्म है, टूरिज्म का बहुत स्कोप है। क्यों? क्योंकि मैं मालदीव का स्टोरी बोल रहा हूँ। मालदीव का एग्जाम्पल ले लो। मालदीव में मतलब अंडमान में अगर 1 लाख आदमी आता है टूरिज्म एक साल में, वहां में कम से कम 50 लाख आदमी जाता है एक साल में। 50 गुना ज्यादा है टूरिज्म जो फुटफॉल है। तो एक एक आदमी आएगा, पैसा खर्चा करे, तभी तो टूरिज्म ग्रो होगा। वो हमें ग्रो नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन क्यों करेगा? देखो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं करेगा। आईएएस आईपीएस ऑफिसर लोग सब ये सब साफ सुथरा नहीं है, बहुत सारा करप्ट भी है। कितना सारा अभी देखो छत्तीसगढ़ में एक दिन अरेस्ट हो गया, 20 करोड़ का क्या 200 करोड़ का प्रॉपर्टीज बना के रखा। कहाँ से पैसा आता है? चोरी चमारी करता है, रिक्रूटमेंट फ्रॉड करता है। अंडमान में लूप होल्स है एग्जिस्टिंग लॉ का, जुडिशियरी पहुंच नहीं सकते, वकील लोग कमजोर है। ये सब समझना पड़ेगा, इसीलिए ये सब चीज हो रहा है। ये सब चीज ठीक होगा। अभी बच्चों को यही बोलना है कि देखो सब प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। उसके लिए ढूंढना पड़ता है, उसके लिए सोचना पड़ता है, उसके लिए वर्क करना पड़ता है। ठीक है, वो आप ऐसी सोच के आप मतलब हमेशा देखो, कितना भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो पूरा शॉपिंग मॉल में आप अगर जाओगे, आप अगर 10 साल 5 साल पहले अगर शॉपिंग मॉल में जाओगे, सारे जो ब्रांडेड कपड़े शॉपिंग मॉल से आदमी खरीदते थे। आज का डेट में अगर आप जाओगे, सारे ब्रांडेड कपड़े ऑनलाइन में खरीदते हैं। सोर्स क्या है उसमें? सस्ता भी मिल रहा है आपको, और उसमें क्या है कि आपको बहुत सारा आप ऑप्शन में से एक सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी आपको ऑनलाइन में मिल रहा है। लेकिन वही चीज आपको शॉपिंग मॉल में, इसीलिए क्या है बहुत सारा शॉपिंग मॉल भी बंद हो रहा है। पहले मूवी देखने आदमी थिएटर में जाता है, आजकल क्या है ओटीटी प्लेटफॉर्म में घर में बैठ के देखता है। इसका मतलब मूवी थिएटर बंद हो जाएगा। पहले शॉपिंग मॉल था, शॉपिंग मॉल बंद हो जाएगा, है ना। पोर्टलर में देखो आदमी का दुकान में लॉस हो रहा है, क्योंकि जो अगर आप एक एवर्डिन बाजार में दुकान लेना चाहते हो, आपको 20 30 40 लाख रुपए आपको जो एडवांस में देना पड़ता है। जरूरत ही नहीं है। आप देखो ऑनलाइन में सब ऑनलाइन में खरीद रहा है, क्योंकि वहां में जाकर आदमी खरीद नहीं रहा है, तो लोगों का लॉस हो रहा है। तो इस तरह बिजनेस पूरा मॉडल चेंज हो रहा है, क्योंकि सोसाइटी जैसे चेंज होगा मॉडल पूरा चेंज हो रहा है। तो इसीलिए आपको वो हिसाब से आपको सोच में काम करना है। आपको बराबर जॉब मिलेगा, लेकिन आपको टाइम के साथ आपको नॉलेज पकड़ के चलना है, आपको सोच लगा के चलना है। जॉब भी ऐसा है, गवर्नमेंट जॉब भी ऐसा है। गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगा, लेकिन उस तरह आपको सोचना पड़ेगा, आपको आपका टाइम देना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए निकाला और इतने सारे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन हमें दिए। तो ये थे श्री मनोज पॉल जी, जिन्होंने पंचायत सेक्रेटरी के इश्यूज
100% जॉब रिजर्वेशन के इश्यूज और कई सारे ऐसे मुद्दे जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हो रहे हैं उसके बारे में एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की और कई सारी ऐसी बातें बताई जो कई कम आइलैंडर्स को पता होगी। तो इसी विषय में हम आगे भी और भी बात करते रहेंगे और आप तक ऐसी न्यूज़ पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं मनीष आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।